नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। वक्त तो चला है हमारी बड़ी बहस का। आज बात करेंगे लोकतंत्र में जब व्यवस्था संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम होती है, तब सड़कों पर आंदोलनों की नींव पड़ती है। जब लाखों युवाओं के सपनों, उनकी सालों की कड़ी मेहनत और भविष्य पर धांधली या फिर पेपर लीक जैसी व्यवस्थागत बीमारियों का प्रहार होता है, तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह जाता। सवाल देश के बुनियादी अधिकारों, न्याय और नीतिगत व्यवस्था की नीयत का बन जाता है। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर एक बार फिर ऐसे ही एक राजनीतिक और प्रशासनिक जंग का गवाह बन रहा है। लेकिन जिस तरह से छात्र आंदोलन ने अब सत्ता के गलियारों तक सीधे अपनी धमक पहुंचाई है, उसे देखकर यह बड़ा सवाल खड़ा जरूर होता है कि क्या वाकई इस देश में अब एक आम इंसान के हक, उसकी मेहनत और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। नीट पेपर लीक विवाद से सुलगी ये चिंगारी अब सिर्फ छात्रों की नाराजगी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष के बीच एक आर पार की राजनीतिक जंग में तब्दील होती दिख रही। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे तक अहम बैठक की। इस बैठक में सीजेपी ने सरकार के सामने 24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ 3 बड़ी मांगे रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा है, जिसके लिए सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा। दूसरी तरफ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंगा का दावा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सरकार के साथ सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अब इसी बीच नीट मुद्दे और परीक्षा सुधारों को लेकर पिछले 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से केंद्र सरकार का औपचारिक और साथ ही साथ लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अब वांगचुक का यह स्पष्ट तौर पर कहना भी था कि मौखिक आश्वासन के बजाय उन्हें लिखित गारंटी चाहिए थी, ताकि देश के कॉम्पिटिटिव ट्रस्टिंग फ्रेमवर्क में ठोस और पारदर्शी बदलाव आ सके। दूसरी ओर बढ़ते दबाव के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर बेहद सख्त संदेश दे दिया है। उन्होंने लाखों छात्रों और अभिभावकों के दर्द को स्वीकार किया, स्पष्ट भी किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पेपर लीक मामले में अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। सरकार अब संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में कड़े संशोधन करने जा रही है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसका गठन अब दिल्ली हाईकोर्ट की देखरेख में कर दिया गया है। दिल्ली में अनु ग्रोवर बलिगा पेपर लीक के मामले से जुड़े सभी मामलों में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने अनु ग्रोवर बलिगा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि 22 लाख छात्रों का साल बर्बाद होने से बचाना सरकार की प्राथमिकता थी, जिसके चलते जल्द परीक्षा आयोजित कर नतीजे भी जारी किए गए हैं। हालांकि सीजेपी ने यह साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मुख्य मांग यानी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, तो यह आंदोलन जंतर मंतर से निकलकर अब देशव्यापी रूप ले लेगा। अब पूरे देश की नजरें कल यानी कि 25 जुलाई को होने वाले सरकार के अंतिम फैसले पर भी टिकी है कि क्या सरकार बैकफुट पर आकर इस्तीफा मंजूर करती है या फिर अधिकारों और व्यवस्थाओं की यह लड़ाई एक नए और फिर विकराल आंदोलन को जन्म देती है। पेपर लीक विवाद ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से विट्ठल पटेल हाउस में मुलाकात की। लगभग 2 घंटे चली इस अहम बैठक में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा सबसे प्रमुख है। इसके अलावा छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। संगठन ने सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की कुछ प्रमुख शर्तों पर सकारात्मक रुख दिखाया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज प्राथमिकियों को निरस्त करने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा है। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 महत्वपूर्ण सुझाव भी सौंपे गए, जिन पर प्रशासनिक स्तर पर मंथन जारी है। नेट मुद्दे को लेकर लगातार अनशन कर रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना विरोध वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर उनसे बातचीत की और प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार का औपचारिक लिखित दस्तावेज सौंपा। वांगचुक ने बताया कि लिखित गारंटी मिलने के बाद ही उन्होंने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। इस लिखित आश्वासन के तहत सरकार देश के कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क में पारदर्शी और बड़े बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा रही, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी ओर परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त कानूनी कदम भी उठाए जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को देखते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया। सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस एक्ट में संशोधन करने जा रही, जिसके तहत कठोर प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लाखों छात्रों के हित में परीक्षाएं आयोजित कर उनके परिणाम भी जारी कर दिए। और इस चर्चा में बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जयप्रकाश, प्रवक्ता कांग्रेस, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों का हमारे इस पैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सर, सीजेपी और जेपी नड्डा के बीच यहाँ पर बातचीत हुई है और 24 घंटे का अल्टीमेटम अब दे दिया गया है सीधे तौर पर सीजेपी की ओर से। सरकार क्या जवाब देगी? मैं ऐसा समझता हूँ कि सीजेपी और सरकार में जो वार्तालाप चल रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है और एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। जब डायरेक्ट बातचीत चल रही है तो उसका आउटकम क्या होगा वो बातचीत के दौरान ही पता चलेगा या बातचीत के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। उसके बारे में स्पेकुलेट करना सही नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार बहुत ही आदर भाव से जो बच्चों की बातें हैं, जो बच्चों की मांग है उसको सुन रही है, उनको कंसीडर कर रही है और स्टूडेंट भी जो गवर्नमेंट ने सिंसियरिटी दिखाई है और गवर्नमेंट जिस तरीके से उनको सुन रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जल्द ही ये किसी न किसी सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान की जो मांग थी, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, मांग थी सीजेपी की, वो मांग क्या आप पूरी करने जा रहे हैं? क्या लगता है कि या क्या समझे कि धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देंगे? क्योंकि सुनिए सर, क्योंकि सोनम वांगचुक, मेरा सवाल पूरा रहे, सोनम वांगचुक की आपने मांग मान ली है, आपकी सरकार ने मांगे मान ली है, तो सीजेपी की मांगे मानने में क्या हर्ज है? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि सोनम वांगचुक जी जो सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने देश के लिए काम किया है और उन्होंने ही सबसे बड़ा जो अनशन है, सबसे लंबा अनशन उन्होंने किया। उन्होंने अपनी मांग में इस तरीके की मांग नहीं रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें रखी, सरकार ने उसको कंसीडर किया और उसके बाद उन्होंने अपने अनशन को तोड़ा। मैं ऐसा समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। सरकार बाकी की चीजों पे भी विचार कर रही है, लेकिन हर एक चीज पे मतलब इट टेक्स सम टाइम और सरकार के लेवल पे ऐसा नहीं होता कि भाई आपको जिस तरीके से हम डिबेट में क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, रैपिड फायर मोड में वहां पे काम नहीं होता है। एक सिस्टम है और सिस्टम में काम होता है। मैं ऐसा समझता हूँ सभी चीजों पे कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात हुई है, ऐसी कोई भी विषय नहीं है जिससे बात ना हुई हो और यथासंभव जो भी सरकार में तो सीजेपी शायद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। पहली मांग तो उनकी यही है। नहीं, वो अड़ी हुई है, बात हो रही है, संवाद हो रहा है। अब संवाद में क्या निकल के आएगा हमें उसके लिए प्रवक्ता कांग्रेस जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष में लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।
जयप्रकाश जी, सर अनम्यूट करके सर अपनी बात रखें आप। चलिए, इसी के साथ जयप्रकाश जी, आपकी तकनीकी खराबी की वजह से मेरे पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करती हूँ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक आशीष कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, कैसे आप पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते आप अच्छी परख और समझ दोनों रखते हैं। देखिए, ये जो जन आंदोलन हुआ है, इसको तो एक तो अब छात्र आंदोलन नहीं कहा जाना चाहिए, छात्र आंदोलन से आगे बढ़ करके। लेकिन अब सर मैं आपकी जी। बात काटूंगी। छात्र आंदोलन शब्द को अब जोड़ा जा रहा है इस प्रोटेस्ट के मद्देनजर। माफ करिएगा, फिर से बोलिएगा। सर, छात्र आंदोलन का जो शब्द आपने अभी जिक्र किया है, उस शब्द को इस प्रोटेस्ट में जोड़ा जा रहा है कि छात्र आंदोलन है ये। नहीं, देखिए, मैं अपना विश्लेषण बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब ये छात्र आंदोलन नहीं रहा है, ये एक तरह का जन आंदोलन हो चुका है, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी अब इससे जुड़ती चली जा रही है। जो इसका अगर हम कहें तो जो पोर्ट्रेट है वो काफी अब उससे ज्यादा विस्तार पाता चला जा रहा है। कई तरह की जो है इसमें नवाचार भी जुड़े हैं। आंदोलनों का इतिहास अगर हम लोग लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होता है कि ये शुरू किसी एक रूप में हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सरकार को जिस मर्यादा का पालन शुरुआती दौर में करना चाहिए था, जब छात्र उतरे तो उनका जो है सम्मान करना चाहिए था, उनसे तुरंत वार्ता की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत अबोध बालक हैं, कम उम्र के बालक थे, उनसे तुरंत वार्ता करनी चाहिए थी। लेकिन उस समय जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि चीन की फंडिंग है, पाकिस्तान की फंडिंग है, जैसा कि ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, समस्त आंदोलनों के साथ यही काम करती आई है कि कभी जो है किसान आए तो खालिस्तानी बता दो, पाकिस्तान की फंडिंग बता दो, चीन की फंडिंग बता दो, और फिर प्रूफ आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आंदोलन भड़कता चला गया। अगर आज भी किसी को ये लगता है कि इसका नेतृत्व जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत के या सोनम वांगचुक जी के हाथ में है, तो अब ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे टाउन एरियाज में, शहरों में, कस्बों में ये सभी जगह अब फैल चुका है। ये एक बड़े आंदोलन के रूप में आ गया है। अगर आज की तारीख में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत बोल दें या सोनम जी बोल दें कि हम ये जो है प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट मेरी जो समझ कहती है आंदोलनों को लेकर के, ये रुकने वाला नहीं है जब तक कि कोई कंक्रीट प्लान हमको दिखाई नहीं देता है। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक जो है ये सरकार दो बातों को जो है खुल करके मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ। इसी समय जिस समय ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया उन्होंने? मात्र उनके मंत्रालय के 2 अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन यहां पर धर्मेंद्र प्रधान, 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, 50 बच्चे घायल हो गए हैं, बच्चे दिन रात सड़क पर हैं, पूरे देश में जो है एक तरह की आंदोलन की अवस्था है। सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने समय से करा दिया होता तो बात बन गई होती। लेकिन अब आप उन नारों की गूंज सुनिए। इन नारों में अब कहीं पर भी धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। अब ये अगला टारगेट अब सीधा सीधा जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। और इस आंदोलन में लोग ये कह रहे हैं कि हमें पूरी सरकार से शिकायत है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये छात्र आंदोलन का दायरा बढ़ करके अब ये जन आंदोलन की ओर चला गया है। और वर्तमान सरकार वही गलती करती है जब बड़े जन आंदोलनों के समय में तमाम अन्य सरकारें गलतियां करती हैं। वो जन भावनाओं को समझने के, उनका सम्मान करने के बजाय उनको शुरुआती दौर में दबाने के लिए और बाद में किसी भी प्रकार का समझौता कर लेने की जिद में है। अभी भी जब इन्होंने जो है सीबीएसई के हेड को बदला है, तो जिस गंगवार साहब आईएएस अधिकारी को लाए हैं उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो हम लोग कैसे ये मान लें कि सरकार जो है बहुत गंभीरता पूर्वक जो है इस समस्या का जो है हल देना चाहती है। सरकार की तरफ से गंभीरता का पूरी तरह से अभाव पाया जा रहा है और सरकार कहीं न कहीं इस तरह के जो है जन आक्रोश को बढ़ावा देने की जो है कोशिश कर रही है। ऊपर से डर ये है कि अगर ये जन आंदोलन और आक्रोशित हुआ
तो गांधी के रास्ते से निकल कर ये कहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता न अपना ले, और तब इस देश में स्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अंकिता जी। जी, इसी के साथ प्रवक्ता कांग्रेस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी विपक्ष अड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की हो सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में की है और लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांगने से क्या पेपर लीक होना रुक जाएगा? जयप्रकाश जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखें आप। हेलो। जी सर, मेरा सवाल आपसे है जयप्रकाश जी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जिस तरह से विपक्ष अड़ा हुआ है, क्या इससे इस्तीफे की मांगने से क्या नीट पेपर लीक रुक जाएगा? और ऐसा नहीं है कि नीट का ही पेपर लीक हुआ हो, तमाम ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 छात्रों की उन्होंने अपना आपको मार दिया है, आत्महत्या करी है। सोचिए, इस सरकार के भ्रष्ट तंत्र के चलते हुए हमारे 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। कौन है जवाबदेही? किसकी जवाबदेही है? सरकार चाहती क्या है? एक धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांगा है। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है। सरकार क्या चाहती है? 1 महीना हो गया जंतर मंतर पे बैठे हुए छात्रों को। वो छात्र क्या चाहते हैं? उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, डंडों में कीलें लगी हुई हैं। सोचिए कि आज तानाशाह इतना परेशान हो चुका है, वो छात्रों के पास बैठ के बात नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, सरकार को समझना चाहिए। रात के 1:30 बजे आप वीडियो बना रहे हो, देश के प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे वीडियो बना के बोल रहे हैं। उसमें क्या बोला उन्होंने? अभी तक छात्रों के विषय में कोई बात नहीं हुई। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ तो किसानों की मांगे कहां पूरी की गई? ये तानाशाह डरपोक है, कायर है, वो डरा हुआ है। वो छात्रों की बात उसको माननी चाहिए। ये देश का युवा है। भारत क्या है? भारत देश का युवाओं का देश है। अगर युवा सड़कों पर है तो ये देश के प्रधानमंत्री को बहुत गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा। आज किसान, मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी युवा हैं, ये 56 साल वाली कैटेगरी वाले युवा हैं, या ये युवा जो भी बात कर रहे हैं कि ये 18 से 25 साल वाली कैटेगरी के युवा हैं? अरे आप एक्चुअल युवा से बात करिए तो युवा बताएगा कि वो युवा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से गौरवान्वित है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप 56 साल वाले युवाओं की कैटेगरी को लाके आप जिस तरीके से पूरे सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो युवा छात्र नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है। आपने देखा 18 साल के बच्चे। अरे आप युवा लगने भी तो चाहिए। आप युवाओं की बात कर रहे हैं ना, युवाओं का आपको एक्सप्रेशन, सोच, नाइन के विचार। आप 56 साल वाले युवाओं की बात करते हैं, आप जैन जी की बात नहीं करते। आप जैन जी की बात नहीं करते। 56 साल वाला युवा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने भविष्य को चमकाने के लिए वो लगा हुआ है, और कुछ नहीं। शिक्षकों का, छात्रों का दर्द कैसे पता चलेगा जब ये एसी के बंद कमरों में बैठे रहेंगे? तो छात्रों का डर, छात्रों के साथ हम बैठे हैं और छात्र आज देश के साथ है। छात्रों की समस्या हम समझते हैं और छात्रों की समस्या को कहाँ समझते हैं आप सर? आप कहते हैं कि पाकिस्तान से छात्रों को फंडिंग मिल रही है सर, और किसानों को आप खालिस्तानी कह देते हैं। 56 साल वाले खेमचंद शर्मा जी, 56 साल वाले युवा संसद में बातचीत करें, संसद में दिया जाएगा। बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जयप्रकाश जी, मेरा खेमचंद जी से सवाल है कि यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं और अच्छी जानकारी है उनको राजनीति की, ऐसा नहीं है। तो मेरा आपसे ये भी सवाल है कि आप किसानों को खालिस्तानी कह देते हैं, छात्रों को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंड मिल रहा है, वो वहां पर छात्र है, वो युवा छात्र नहीं है वो प्रोटेस्ट के बीच में। आप तो खुलेआम कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं इस बात को। छात्रों को सुनो ना, हम छात्रों को ये कह रहे हैं कि वो बात नीट पेपर लीक की हो रही है, और नीट पेपर लीक ही नहीं सर। अब आपने सवाल किया तो सुन लीजिए ना जी। छात्र 100% छात्र हैं,
छात्रों की समस्या 100% जेन्युइन है। सरकार पूरी तरीके से सिंसियर है। छात्रों से बातचीत करने के लिए 2 सीनियर मिनिस्टर को सरकार ने सरकार यदि छात्रों की बातें सुनती सर, तो पहले से सिस्टम में पारदर्शिता होती ना, पारदर्शिता होती। देखो, संवाद तभी होगा जब सवाल हो गया तो मेरे को बात रखने दें। तो छात्रों की समस्या, छात्रों के लिए बातचीत, वो सब चीज चल रही है। लेकिन जो 56 साल वाले युवा हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो बार बार अलग अलग प्रदेशों की राजनीति में हाथ के आए हुए हैं, रिजेक्टेड हुए हैं, वो आज बच्चों के विषय को विषांतरित कर रहे हैं, पूरा भटका रहे हैं। उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोकसभा में, राज्यसभा में आप डिस्कस करें। वहां नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास डेटा नहीं, उनके पास हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है अपनी। बिल्कुल सेक रहा है। हम क्या कह रहे हैं, जनता कह रही है, देश कह रहा है कि अगर विपक्ष के पास विषय होता है तो विपक्ष अपना आंदोलन करता। और अभी विपक्ष लोकसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन करे और वहां पे अपनी बात रखे। वो बच्चों के आंदोलन को क्यों हाईजैक कर रहा है? क्यों वहां पे 56 साल वाले व्यक्ति को युवा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अरे युवा है 17 से 25 साल। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सर? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वो कर रहे हैं। 56 साल वालों को देखा भी। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर कि युवा नहीं है? और 56 साल के युवा, 56 साल का युवा बिग्रेड हम सब जानते हैं कौन है। और वही अपने आप को, अरे इस उम्र में आपके पोते पोती हो जाते हैं, जिसको जेन जेड कहते हैं, आप अपने आप को युवा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। युवाओं को युवा ही रहने दीजिए, उनको ही अपनी विषय रखने दीजिए, उनको ही सरकार से बात करने दीजिए और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे जवाब ले लेते हैं ना फिर। नहीं तो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने और वो लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी कहा जाता है किसानों को, छात्रों को कहा जाता है कि पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिस तरह से वहां पर लाठीचार्ज छात्रों के साथ जायज मांग है। बोलते कि हमारे 80% से ज्यादा हमारे नेता किसानी परिवार से आते हैं। हम कैसे खालिस्तानी बोल सकते हैं? ना हम खालिस्तानी बोलते हैं ना पाकिस्तानी बोलते। जो भारतीय हैं भारतीय हैं और सबको अपनी बात। आशीष कुमार जी, क्या बीजेपी की ओर से ये कहा नहीं जाता है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं कहा जाता। आशीष कुमार जी, क्या कहूँ, इन लोग की राजनीतिक मजबूरियां हैं। बड़ा प्यारा सा शेर है कि कुछ तो वजहें रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। खेमचंद जी शायद जो है कंगना रनावत को पड़े थप्पड़ की गूंज को भूल गए हैं कि जब, और ये कंगना रनावत को जो है थप्पड़ पड़ा क्यों था? इनकी सांसद हैं, सांसद रहते हुए थप्पड़ खाई थी। रीजन ये था कि उन्होंने जो है वहां पर बैठे हुए किसानों को खालिस्तानी कहा था। 750 से ज्यादा किसानों को जो है वहां पर जो है डेथ हुई है उस प्रोटेस्ट के दौरान। आप सीधे सीधे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपको अभी, आप खेमचंद जी युवा हैं, हम लोगों के लिए भी युवा हैं, सीखना होगा कि जब आप जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व को स्वीकारना शुरू करते हैं, गलतियों को से सीखना शुरू करते हैं, गलतियों से आप मुंह छिपाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जिस पीढ़ी को राजनीति करनी थी, जिन्हें सत्ता की मलाई काटनी थी, वो काट करके निकल गए हैं। अगर भाजपा आरएसएस की युवा पीढ़ी इन गलतियों से नहीं सीखेगी, वह इन गलतियों को दुरुस्त नहीं करेगी, तो बहुत जल्दी उसका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ था। जहां तक रही युवा कहने की बात, तो 56 वर्ष का व्यक्ति क्या, 60 वर्ष का व्यक्ति भी अगर वो उत्साह जोश के साथ इस देश की सेवा में लगे, उसे भी आप युवा मानिए। और जो 18 से 25 की बात कर रहे हैं, उनकी भी भाषा सुन लीजिए। वो भी जो है लगातार चिल्ला रहे हैं, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी डैश डैश हैं। वो 18 से 25 वाला है। आप चुन लीजिए कि कौन सी युवा की बात को आपको सुनना है। सवाल ये नहीं है कि आपसे संवाद कौन कर रहा है। ये बीजेपी जो है राम मंदिर में चोरी होगी तो कहेंगे कि आप इस पर राजनीति मत करिए, छात्र के जो है भविष्य पर राजनीति मत करिए, गिरते हुए डॉलर पर मत बात करिए, आप जो है विदेश नीति पर राजनीति मत करिए। तो क्या ये लिस्ट बना करके एक बार जारी कर दें कि किन बिंदुओं पर राजनीति होनी चाहिए और किन बिंदुओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? खेमचंद जी तब शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे जब इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक लहर उठी थी, जेपी आंदोलन चल रहा था। और जेपी आंदोलन की शुरुआत भी छात्र आंदोलन से ही हुई थी, और जिसमें तब 70, 75, 80 बरस के
लोग भी उस आंदोलन का नेतृत्व करने आए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जेपी जी को बाकायदा इनवाइट किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके साथ में जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया हुआ था। तो नरेंद्र मोदी भी उस प्रोटेस्ट में जो है दिखाई देते थे। वो भी 18 से 25 साल के तो नहीं रहे होंगे, और पता नहीं उनकी तो एज भी जो है बार बार अलग अलग हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर उनकी एज भी नहीं है, वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो आप युवाओं को समझिए, आप इस तरह की बात करेंगे तो आप इसका आशीष मतलब जी, ये अब किसी मेरे जैसे मन में एक सवाल आ रहा है जब आप युवाओं को समझने की बात करते हैं, क्योंकि जेनजी में उनको गिना जाता है और जेड के आगे सवाल खत्म है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि युवाओं को खेमचंद जी, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए खेमचंद जी। सवाल युवाओं को समझने का सवाल ये भी आ रहा है कि सरकार और यूथ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, गैप होने की वजह से भी हो सकता है कि सरकार समझ नहीं पा रही है कि सरकार और यूथ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, गैप बहुत कम है। विपक्ष और यूथ के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 56 साल का व्यक्ति डेस्परेट है, वो डेस्परेट है अपने आप को पीएम बनाने के लिए, वो डेस्परेट है अपनी जो राजनीति, उनका ग्राउंड जो खत्म हो गया है, जो खिसक चुका है, उसको वापस लाने के लिए। उसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं। पेपर लीक से तो लेना देना है सर। पेपर देते देते तो बुढ़े हो गए हैं युवा, बुढ़े हो गए और डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनके पास खाली कागजों के अब पन्ने ही पन्ने बचे हुए हैं। मैडम उसका फुल प्रूफ सिस्टम हमने बना के दे दिया है। और अभी आपने नीट का री एग्जाम देखा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं आप ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, क्या की व्यवस्थाएं कर दी गई है। तो फिर जंतर मंतर पे सर प्रदर्शन क्यों जारी है, प्रदर्शन क्यों जारी है अभी तक? तो मैडम अंकिता जी, एक बात मैं इसमें जोड़ दूं, खेमचंद जी को भी सुनना चाहिए मुझे। री नीट के एग्जाम के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसमें जो है अपने मार्क्स को लेकर के, उसके फाइनल रिजल्ट को लेकर के उंगलियां उठाई हैं। आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यही वजह है कि युवा जो है आज इस तरह के नारे लगा रहा है कि नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी डैश डैश है। वो नारे इसी वजह से लग रहे हैं क्योंकि आपने केवल अपने मन की कल्पनाओं को ही सत्य मान लिया है। जो सत्य है उसे आपने कल्पना मान लिया है। चाहूंगा मेरे को दूसरी डिबेट में जाना है। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक आशीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और छात्रों का साल बर्बाद हो गया है, एक गड़बड़ी की भेंट चढ़ गया है। नीट पेपर लीक हो या तमाम बड़े पेपर लीक हो, भारत में अब पेपर लीक होना आम बात है, लेकिन सरकार जवाबदेही से बचती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर फिर एक बार मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।